यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हम लोग कल तक सत्य सत्य देख लिए थे और यह आखिरी वीडियो होगा इस एनसीईआरटी चैप्टर का पहला, जो ईट मन के और अस्थिया नाम से, जो हड़प्पा सभ्यता का नाम से हम लोग जानते हैं। ये आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का, लेकिन ऑब्जेक्टिव मैं कुछ और दूंगा, लेकिन इतना डिटेल्स करके नहीं दूंगा। अगर मैं आप लोग से बोला था कि अगर आप लोग को आएगा उस ऑब्जेक्टिव में भी कराऊंगा, तो कमेंट में आप लोग को जो आंसर लगेगा वो करते जाइएगा। देखिए, अगर आप लोग लेजीपन कीजिएगा, यानी कि आलस दिखाइएगा, आप लोग का माइंड में वो सेट नहीं हो पाएगा चीज। ठीक है, नहीं तो आप लोग वैसे नहीं करना चाहते हैं तो अपने घर पे एक कॉपी पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और एक नंबर का क्या आंसर हुआ आप खुद से या तो वहां लगाइए, नहीं तो कमेंट में आप लिखते जाइएगा, तो वो भी एक अच्छा अच्छा आप लोग के लिए विकल्प होगा। कमेंट में लिख दीजिएगा। तो अगर सब लोग कर रहे हैं तो सब लोग और अच्छा रहेगा। अगर ऐसे करते हैं तो थोड़ा आपका रिवीजन अच्छा से होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कौन सा आंसर आप लोग को पता है, ठीक है, तो अपना भाव अगर आप प्रदर्शित कर रहे हैं तो आपको क्लियर करते जाएगा। अगर गलत कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए तो आप देखिएगा वो जिंदगी भर याद रहेगा कि नहीं, इस क्वेश्चन को गलत हम करके आए थे और मेरा सिलेक्शन रुक गया, या मेरा नंबर 1 नंबर के लिए मेरा फर्स्ट डिवीजन छूट गया, वो याद रहेगा। तो ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ सही करते हैं अपने द्वारा लिखकर कमेंट में या कॉपी पे, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और एक बात, कुछ बच गया है इस सब चैप्टर में, जो इस चैप्टर के अलावा अलग से पढ़ाना जरूरी है कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम है उसके लिए मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये बोल रहा है कि सही जोड़े बनाओ, सही जोड़े बनाओ, यानी कि मैच करना है, मिलान करना है इसको। तो एक तरफ स्थल दिया है, दूसरे तरफ नदी के किनारे बस, कौन किस नदी के किनारे स्थल बसा है वो दिया है। तो देखिए, पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा जो है पाकिस्तान के कहाँ है? पंजाब प्रांत में। किस नदी के किनारे है ये हड़प्पा? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। किस नदी के? तो ये रावी नदी के किनारे है। किस जिले में है ये भी याद रखिएगा, मोंटेगोमरी जिले में है रावी नदी किनारे, यानी कि पहला का डी हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा? डी। अगर वही आपको याद है तो कमेंट में डी लिख दीजिए। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कि ये भी पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान के किस सिंध प्रांत में, किस जिले में? तो लड़काना जिले में। देखिए, मोहन क्या होता है? मोहन लड़का होता है ना जी। हाँ, तो इससे भी याद रखिएगा कि लड़काना। हम आप लोग को एक ट्रिक से भी याद कराएंगे, चिंता नहीं कीजिए, ट्रिक से पूरा स्थल हम याद करा देंगे। एक दिन हम ट्रिक पे भी वीडियो एक बना के डाल देंगे। मोहन लड़का है तो ये लड़काना जिले में है। ठीक है, सिंध नदी के दाहिने तट पे है। तो यहाँ देखिए कि सिंध नदी कहाँ है, तो दूसरा के ई में सिंध नदी है। क्या है? दूसरा का ई हो जाएगा। कमेंट में लिख सकते हैं आप ही। अब आ गया कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में है। राजस्थान में कालीबंगा है। और यह किस नदी के किनारे? घग्घर नदी। तो घग्घर या सरस्वती नदी, घग्घर या सरस्वती नदी, घग्घर या सरस्वती नदी के किनारे है। तो यानी कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए, रोपड़। रोपड़ को पूछ रहा है कि रोपड़ किस नदी के किनारे है? सॉरी। तो जो रोपड़ है ये पंजाब में है, और यह रोपड़ पंजाब में सतलज नदी है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका डी था, इसका ई था, इसका ए हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है मांडा। तो देखिए, मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। और हम बताए थे कि आप लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी भाग है ये यही मांडा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा आलमगीरपुर है जो इसका पूर्वी भाग, जबकि यहाँ देखिएगा पाकिस्तान वाला में सुतका गेंडोर है इसके पश्चिमी भाग, और यहाँ पे मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है इसका उत्तरी भाग, और जो चिनाब नदी के तट पे, मांडा चिनाब नदी के तट पे है, और यहाँ दैमाबाद है ये इसका दक्षिणी भाग है। ये हिंडा नदी के, ये प्रवरा नदी के, और ये सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पे है।
ठीक है। तो मांडा किस नदी पे? चिनाब नदी, यानी कि सी हो जाएगा। आप अगर आपको आता है तो ऐसे कमेंट में करते जाइएगा, कंफर्म होते जाइएगा आप भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और है मैच करने वाला। नेक्स्ट है, देखिए एक तरफ दिया है वर्ष दिया है यानी कि सन दिया है, दूसरे तरफ खोज दिया है, यानी कि किस सभ्यता का खोज कब, जैसे मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ है, हड़प्पा का कब हुआ है, सुतका गेंडोर का कब हुआ है, और चंदहुदड़ो का कब हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पता है कि जो 1921 ईस्वी में किसका खोज हो रहा है, तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसका खोज पता है तो कमेंट कीजिए। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज हो रहा है, यानी कि ए नंबर पहला का बी नंबर हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। 1922 में किसका खोज हुआ है? 1922 में किसका खोज? तो 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है, जो राखलदास बनर्जी करते हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। अब तीसरा नंबर है कि 1927 में यही सूतका गेंडोर का खोज हुआ है। किसका? सूतका गेंडोर का, यानी कि 3 नंबर का सी हो जाएगा। यही जो सूतका गेंडोर है ये दास नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में है, जो इसका सबसे पश्चिमी भाग है। पश्चिमी कौन है? सूतका गेंडोर, जो दास नदी के किनारे है। ठीक है, बलूचिस्तान में। अगला है 1931 में किसका खोज हुआ है? तो एक ही बच गया है, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो या चंदहुदड़ो बोलते हैं। तो ये चंदहुदड़ो का ही ना पतन होगा, तो यहाँ पर झुकर और झांगर संस्कृति का विकास होगा। इसको औद्योगिक नगर कहते हैं। इसका खोज एनजी मजुमदार ने किया था। यहाँ मन का निर्माण का मिला है और बकराकार ईंट का भी साक्ष्य मिला है। चलिए मिलान करें, ये खत्म हो गया। अब देख लेते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए, वो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा पंजाब के किस जिले में स्थित है? बताइए, हड़प्पा पंजाब के किस जिले में स्थित है? हड़प्पा पंजाब के किस जिले में है? तो हम बताएं आप लोगों को कि मोंटेगोमरी जिले में ये स्थित है। मोंटेगोमरी जिले में स्थित है। अब देखिए, जो ये और एक बात, ये मोंटेगोमरी जिला जो है ना, ये अब इसको साहिवाल जिले के नाम से जाना जाता है। साहिवाल जिले के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, इसका वर्तमान नाम साहिवाल है। यही हड़प्पा को क्या अर्ध औद्योगिक नगर तोरण द्वार, ठीक है, के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। हड़प्पा जो है, यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे माउंट एफ टीला, हड़प्पा से माउंट एफ टीला का साक्ष्य मिला है। यहाँ से अन्नागार का भी साक्ष्य मिला है, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिलेगा। यहाँ से 2 प्रकार के समाधि स्थल भी मिल रहे हैं। कौन कौन सा याद है? R37 और HR प्रकार का याद है तो आप लोग बताते जाइए हमको। अब यहाँ से श्रमिक का साक्ष्य मिल रहा है। ठीक है, तांबे की फैक्ट्री भी मिल रही है। उस तांबे की फैक्ट्री में क्या पैमाना मिल रहा है, छड़ मिल रहा है, तराजू मिल रहा है, और तांबे का इक्का गाड़ी भी उस फैक्ट्री में मिल रहा है। गधा का हड्डी यहाँ से मिल रहा है। श्रृंगारदान भी मिला था, जिसमें कितने 6 लड़ियों वाला सोने का हार मिला है। गठिया रोग का साक्ष्य मिला है। पुरुष का मूर्ति भी मिला है, जो नृत्यत मुद्रा में पाया गया है, पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस सन में हुई है? पीछे हम लोग डिस्कस भी किए हैं। 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना, जिसको ASI के नाम से जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल विभाग पुरातत्व विभाग तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके जो पहले प्रमुख कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और यही इसकी स्थापना भी करते हैं। और ये जो पुरातत्व विभाग है, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसी पुरातत्व विभाग का प्रमुख थे जॉन मार्शल, जिनके निर्देशन में हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब का खोज हुआ था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, सूतका गेंडोर, ये सब का खोज हुआ था। ठीक है, कौन? जॉन मार्शल के निर्देशन में। और वो 1902 से 1928 तक
इसके प्रमुख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। हम लोग को पता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है वो एक चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति थे। चार्ल्स मैसन, मैसन भी देता है, मैसन भी देता है, मैसन भी देता है, ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में क्या हड़प्पा टीले के बारे में उल्लेख करता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। फिर 1853 में आप देखिएगा कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो पुरातत्व विभाग की स्थापना किए थे 1861 में, वो बताते हैं, लेकिन उनके भी बात पे कोई सर्वेक्षण करते, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। फिर 72 में वो सर्वेक्षण करते हैं और वहां से इनको एक ये मिलता है, वृषभ अंकित क्या मिलता है, मुहर मिलता है, लेकिन उस मुहर को ये भी सील समझ लेते हैं, पत्थर की ये है, और उस पे ये भी ध्यान नहीं देते हैं। 56 में फिर हम लोग देखेंगे एक ब्रंटन बंधु थे 1856 में। इन लोगों ने जो सिंधु सभ्यता के यानी कि सिंधु सभ्यता में जो ईंट मिले हैं उसका प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने में कर दिया था, ठीक है। फिर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और 1922 ईस्वी में राखलदास मनोजी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज, और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया जाएगा। चलिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है। देखिए, तिथि निर्धारण 2 तरीके से किया जाता है। 2 तरीके से कौन कौन सा, एक कार्बन 14 पत्ती C14 पत्ती और दूसरा यूरेनियम डेटिंग, क्या कहते हैं, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, माने दोनों के द्वारा। अब दोनों किस किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है, तो कार्बो डेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन 14 विधि या कार्बो डेटिंग विधि कहते हैं। कार्बन 14 के द्वारा सजीव, जो सजीव होते हैं उसका तिथि का निर्धारण किया जाता है, जबकि यूरेनियम डेटिंग के द्वारा निर्जीव का तिथि का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए, अगर कार्बन का मात्रा 1/2 हो गया तो यानी कि वो 5800 साल वर्ष पुराना वस्तु है। अगर कार्बन का मात्रा 1/4 हो गया तो अगले 5800 साल तक, इस 5800 साल के बाद अगले 5800 साल तक का और अगले 5800 साल पुराना वस्तु है। 1/8 हो जाएगा, यानी कि आधा, हर 5800 साल में कार्बन का मात्रा आधा हो जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि 1/4 हो गया तो आधा कहाँ से, ये आधा ही होगा, क्योंकि 1/2, जैसे 2 में 1/2 से गुणा करते हैं तो आधा होता है, वैसे ही 1/2 में 1/2 से कीजिएगा तो क्या होगा, 1/4 ही ना होगा, तो 1/4 इसका आधा हो जाएगा। जैसे ये 1 रुपया हो गया, ये 50 पैसा हो गया और ये 25 पैसा हो गया, ठीक है। फिर ये 25 पैसा का आधा हो जाएगा। इस तरीके से कार्बन का मात्रा घटते जाएगा तो वो वस्तु उतने पुरानी मानी जाएगी वो, ठीक है। अब 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ हम लोग जानते हैं कि मृतकों का टीला होता है, और इसके कई उपनाम भी है, जैसे सिंध का बाग, स्तूपों का शहर इसको के नाम से जानते हैं। इसी मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, चैत्य मिला है, ठीक है। यही मोहनजोदड़ो से चैत्य मिला है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास मनोजी ने किया था। यह पाक के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। यहाँ से साक्ष्य जो मिले हैं, बृहद स्नानागार मिला है। स्नानागार में भी आप देखिएगा कि इसके दोनों तरफ सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। और इसके फर्श जो है बनाए गए हैं किससे, जिप्सम और बिटुमिनस से इसके फर्श बनाए गए ताकि पानी लीक न करे। उस समय में वो तकनीक का यूज किया जा रहा था। यहाँ से बृहद स्नानागार, पशुपति की मूर्ति मिले है, बुने हुए सूती के कपड़े मिले हैं, कांसे की नर्तकी मिली है, और सर्वाधिक मुहर यहीं से प्राप्त हुआ है, जिसपे एक मुहर पे नाव और दूसरे पर पशुपति की मूर्ति है, ठीक है। उसी पशुपति की मूर्ति में आप लोग देखिएगा कि उस मूर्ति के दाहिने साइड में आप लोग देखेंगे कि क्या क्या है, हाथी और बाघ है, बाएं साइड में भैंसा और गेंडा है, नीचे में 2 हिरन है, ठीक है। यहीं से कुम्हार की बस्ती मिली है, सर्वाधिक कुआं भी यहीं से मिला है, ईंट का भट्ठा भी यहाँ से मिल रहा है, सबसे बड़ा लंबा चौड़ा ईंट यहाँ से भी मिल रहा है, पुरोहित का आवास भी इसी मोहनजोदड़ो के यहाँ से मिल रहा है। चलिए, ये रिवीजन हो गया है आप लोग का। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू में सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। देखिए, जम्मू में एक मांडा भी है, मांडा का जम्मू कश्मीर में ही है, और उसके साथ साथ एक अखनूर भी था जगह। कौन कौन, मांडा और अखनूर, मांडा और अखनूर।
ठीक है, मांडा और अखनूर। तो जो मांडा है वो चिनाब नदी के किनारे है और हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु माने जगह स्थल है। उत्तरी स्थल कौन है? यही हड़प्पा है। देखिए जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता ये तीन देशों में फैली हुई है। 3 देशों में फैली हुई है। कौन कौन सा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान में कुछ ज्यादा नहीं पाया गया है। यहाँ पे 2 जगह ही मिली है केवल, सुर्तगुई और मुंडी गाग। यही सुर्तगुई से नहर का साक्ष्य मिल रहा है और ये दोनों जगह जो है हिंदू कुश पर्वत के, जो हिंदू कुश है उसके उत्तर साइड में है। ठीक है, कौन कौन सा? सुर्तगुई और मुंडी गाग हिंदू कुश के उत्तर साइड में है और यहीं से नहर का साक्ष्य भी सुर्तगुई से मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके हम जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मांडा उत्तरी है, तो दैमाबाद कौन सा है? दक्षिणी है। पश्चिमी कौन सा? सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में जो दास नदी के किनारे है। या दैमाबाद किस नदी के? प्रवरा नदी के किनारे है। पूर्व में आलमगीरपुर है जो यूपी में हिंडा नदी के किनारे है। ठीक है, दैमाबाद का है महाराष्ट्र में है। इसी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका हम लोग देखेंगे कि इस तरफ का जो है ये 1600 किलोमीटर, यानी कि सुतका गेंडोर से लेके आलमगीरपुर तक 1600 किलोमीटर है। जबकि यहाँ से यानी कि मांडा से लेकर दैमाबाद तक इसकी जो लंबाई है ये 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। ठीक है, यही सिंधु घाटी सभ्यता का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 12,99,600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर है। इसका स्वरूप हम लोग देखेंगे। स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा है? स्वरूप त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर की पुरातत्विक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? हम लोग देखे पीछे भी कि इसके जो प्रमुख है डायरेक्टर यानी कि है वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम है। जो इस जो पुरातत्व विभाग है इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली है और जॉन मार्शल भी इससे जुड़े हुए हैं जो 1902 से 28 तक थे और इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया था? तो हमको पता है कि सिंधु सभ्यता के पीछे भी हम लोग देखे हैं यहाँ भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक लिपि का इन लोगों ने आविष्कार किया था। और ये जो लिपि है इन लोग का, इसका नाम हम लोग देखेंगे। पहले देखिए लिपि का विकास हम लोग देखते हैं। लिपि का विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया में सुमेरियाई लोगों के द्वारा किया गया था। मेसोपोटामिया का है, इराक में है, दजला और फरात नदी के बीच में है। ठीक है, सुमेरियाई लिपि में 900 अक्षर है और इस लिपि को हम लोग यूनिफॉर्म लिपि, वर्णनात्मक लिपि या किलाक्षर लिपि के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की यानी कि सैंधव सभ्यता की लिपि। तो इसको पिक्टोग्राफी या बुस्ट्रोफेदन या गोमुत्रिका या चित्रात्मक लिपि के नाम से हम लोग जानते हैं। और सैंधव लिपि जो है वो सर्वाधिक मुहरों पर पाई गई है और मुहर पे भी जानवर का कौन सा? एक श्रृंग बैल का अंकन मिलता है और इस लिपि में 400 अक्षर है। जबकि उस लिपि में मेसोपोटामिया लिपि में 900 अक्षर मिलते हैं यूनिफॉर्म लिपि में और इसमें 400 अक्षर मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल में शामिल किया गया है क्योंकि ये जो यहाँ का जो लिपि है ये पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ने का प्रयास एक आईडी महादेवन थे वो किए कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन असफल रहे। ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसका लिखित साक्ष्य हो उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर कि सिंधु सभ्यता में व्यापार प्रमुखतः किस मार्ग द्वारा किया जाता था? तो सिंधु सभ्यता में व्यापार हम लोग देखेंगे कि जल मार्ग के द्वारा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि न तो उस समय ट्रेन है, ना जहाज है, ना कुछ है ही नहीं, तो जल मार्ग के द्वारा ही वहाँ व्यापार किया जाता है। और ऐसे भी अनुमान आप लगाना चाहें तो देख सकते हैं कि लोथल जो है बंदरगाह है। लोथल और उसके ऊपर में भी एक जगह है जो क्या बंदरगाह ही है। ठीक है, अब बंदरगाह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि पानी के जो से सामान आते हैं उसको उतारने के लिए बंदरगाह की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय होगा वो क्या होगा? कृषि था। प्रमुख व्यवसाय कृषि था। उसके साथ साथ विदेशों के साथ व्यापार देखिएगा तो यहाँ मेसोपोटामिया होगा, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता होगा। इसी के बीच में आप लोग देखिएगा
कि बहरीन एक जगह है, बहरीन, जिसको बिचौलिया नगर भी कहते हैं, हाथियों का देश भी कहते हैं, सूर्योदय का देश भी कहते हैं, और इसको साफ सुथरे नगरों का देश भी कहते हैं। बहरीन को ही हम लोग देखेंगे दिलमुन, दिलमुन नाम से भी हम लोग इसमें जाना गया है। नीचे में और भी एक देखिएगा, बीच में एक ओमान भी मिला है, ओमान, जिसको हम लोग मगन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मगन के नाम से हम लोग जानते हैं। और व्यापार के लिए क्या बंदरगाह बनाए जाते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की प्रगति और समृद्धि का कारण यही जो बाह्य व्यापार हो रहा है, मेसोपोटामिया, ये सब प्रगति के कारण इसी को माना जाता है। और एक बात समझिएगा, जो भारत वाले लोग हैं, हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहते थे, मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा। और यहाँ के लोगों को जो है, भारत के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों को नाविकों का देश कहा गया है। सॉरी, ये जो सिंधु सभ्यता है, इसमें नाविकों का देश कहा गया है। नाविकों का देश माने जो लोग हैं नाविक है, और यह नाविकों का देश है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मूल आधार इन लोग का कृषि था, कृषि था। लेकिन यहाँ विकास के कारण क्या, वही जो बाह्य व्यापार है वो है विकास का कारण। यहीं से कृषि के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल्स, पूरा कृषि का खत्म ही कर देते हैं हम लोग। देखिए, मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिल रहा है हम लोग को, बनावली और बहावलपुर से, दो जगह से। बनावली जो है ये हम लोग के देश में है, जबकि बहावलपुर पाकिस्तान, बनावली इंडिया में है, हरियाणा में। ठीक है, अब बहावलपुर कहाँ है, पाकिस्तान में है। अब यहाँ से देखिएगा कि अफगानिस्तान से सुरतगुई से हम लोग देखिए कि नहर का साक्ष्य मिल रहा है। कृषि के लिए ही तो नहर है, तो कृषि पे आधारित थी यहाँ की अर्थव्यवस्था, कृषि से। सिंधु सभ्यता के लोग देखिएगा आपकी 9 प्रकार के अनाज के बारे में भी इन लोग जानते हैं, 9 प्रकार के फसलों के बारे में ये लोग परिचित थे। गन्ना से परिचित नहीं थे, इस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कालीबंगा से आप लोग देखते हैं, कृषि में ही देखते हैं तो कि सरसों और चना बोए जाने का साक्ष्य मिलता है। सरसों ज्यादा मात्रा में मिलता है, चना कम मात्रा, कम स्थान में मिलता है। ठीक है, कृषि की शुरुआत हम लोग जानते हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं पाषाण काल का भी। कृषि की शुरुआत कब से होती है, तो 9 पाषाण काल में होती है, और इसको गार्डन चाइल्ड ने क्रांति की संज्ञा दी है। कृषि की शुरुआत जो है, गार्डन चाइल्ड, इसको एक इतिहासकार है, वो बोलते हैं कि एक क्रांति है। ठीक है, 9 पाषाण काल में भी देखिएगा कि यहाँ जब कृषि की शुरुआत होगी, जीवन अस्थायी हो जाएगा। क्यों जीवन अस्थायी हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। अगर आप एक जगह पे खेती कर रहे थे तो जब तक से वो कट नहीं जाएगा, आप उस फसल को तो देखते रहिएगा। ये तो है नहीं कि बो के आप चल जाइएगा। तो वहां पे लोग अस्थायी जीवन जीने लगे। ठीक है, जैसे ही कृषि का विकास हुआ, लोग अस्थायी जीवन जीना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और यहीं पे जब अस्थायी जीवन जीने लगे तो शिकार पे लोग डिपेंड थे। जैसे आज आपके यहाँ देखिएगा कि बकरी मुर्गा का पालन हो रहा है, उसी तरीके से वहां भी लोग व्यापक तरीके से पशुपालन करने लगे। दूध पे आश्रित है तो दूध का के लिए पशु पालेंगे। ठीक है, यहाँ से अब जब ये लोग दूध होत करने लगे, तो यहीं से देखिएगा 9 पाषाण काल का ही हम बात कर रहे हैं, चाक पर बर्तन बनने का भी साक्ष्य यहाँ से मिलने लगेंगे। चाक पर बर्तन बनने का साक्ष्य मिलने लगेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि जो यहाँ के अनाज का उत्पादन का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, सबसे प्राचीन अगर देखिएगा अभी के टाइम में, तो लहुरा देव हो गया है। लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर जिले में है, यूपी में, वहां से लहुरा देव लिख दे रहे हैं हम, लहुरा देव, लहुरा देव। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चावल का यहाँ से मिला है, चावल का लहुरा देव से। यह संत कबीर नगर जिला, यूपी में संत कबीर नगर जिला है, वहीं पे है। यहाँ चावल का साक्ष्य 8000 वर्ष पुराना, यानी कि 8000 ईस्वी पूर्व का मिला है। पहला देख लिए। ठीक है, दूसरा देखिए कि मेहरगढ़ एक है। इससे पहले मेहरगढ़ कहीं आपको पुराने बुक में मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है, गेहूं और जौ का। और यह 7000 ईस्वी पूर्व का, यह पूर्व यहाँ के से साक्ष्य मिल रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, एक है कुलडीहवा। कुलडीहवा से आप लोग देखिएगा कि 6000 ईस्वी पुराना चावल का साक्ष्य मिला है। कुलडीहवा, कुलडीहवा से 6000 ईस्वी पुराना साक्ष्य मिला है। इसी मेहरगढ़ को गेहूं के उत्पादन के कारण इसको रोटी का टोकरी कहा जाता है। रोटी का टोकरी इसको कहा जाता है। चलिए, अब
ये खत्म होता है, यहीं पे आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं और एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग देखेंगे कुछ स्थान ही है जिसको शायद आप लोग नहीं देखे हैं। तो एक स्थान है मंडी। मंडी जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में है। कौन सा? मंडी। देख लीजिएगा, आप लोग लिखना होगा तो नोट कर लीजिएगा, ये मुजफ्फरपुर जिले में है, यूपी के। फिर आप देखिएगा, देखिए हाँ, यहाँ से क्या मिला, क्या है साक्ष्य सबसे इंपोर्टेंट है। यहाँ से टकसाल मिला है, टकसाल, यहाँ से टकसाल की टकसाल गृह का साक्ष्य मिला है, टकसाल गृह का साक्ष्य मिला है। हुलास एक है, हुलास जगह, हुलास, यह भी यूपी में है, यूपी के सहारनपुर जिले में है। यहाँ से हुलास से गेहूं के खेती का करने का साक्ष्य मिला है, गेहूं का खेती करने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हुलास यूपी से मिल रहा है। नौसारो एक जगह है, नौसारो पाकिस्तान में है। आप लोग देखिएगा बॉर्डर मूवी में नौसारा का बारे में बताया भी गया है शायद। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। और इस नौसारो से हम लोग देखेंगे कि सिंदूर का साक्ष्य मिला है। क्या चीज? सिंदूर का साक्ष्य यहाँ नौसारो से मिल रहा है। अगला हम लोग देखेंगे दधेरी। दधेरी एक जगह है, दधेरी, दधेरी, दधेरी। यहाँ यह जो पर्वतीय हड़प्पा काल का स्थल है, यहाँ से यह पंजाब में है। यह कहाँ है? पंजाब में है। यह पर्वतीय स्थल है, पर्वतीय स्थल है, ठीक है। देखिए यहाँ रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी ही थे, ये भी एक ध्यान रखिएगा। और एक बात सुन लीजिए कि हम लोग ये भी जानते हैं, थोड़ा हम लोग इसके जो कला है सैंधव कला उसको देख लेते हैं कि यहाँ के जो मुहर थे वो सेल खड़ी से एक मिट्टी है, मिट्टी क्या पथरीली मिट्टी होती है, मुलायम होती है, उससे बने होते थे। और यहाँ का मोहर जो है चौकोर मिलते थे, चौकोर होते थे। लेकिन अपवाद के तौर पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेलनाकार मुहर कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यहाँ के मुहर पर एक श्रृंगी बैल का अंकन सर्वाधिक मिला है। गाय, घोड़ा, ऊंट का अंकन मुहर पे नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा, किसका किसका? गाय, घोड़ा और ऊंट का अंकन मुहर पर नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो से पशुपति का मूर्ति अंकन मिला है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मुहर मिला है। वहां नाव की आकृति वाला भी मुहर मिला है, ठीक है। और लोथल से नाव के आकार का भी मुहर मिला है। चलिए, तो अब हम इतना ही रहने देते हैं, जो छूटा हुआ है मैं आगे कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कंप्लीट कर दूंगा।